हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लास। आज जो बात कर रहे हैं भाई, हमारे पास एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं निर्धनता। अगर सिंपल सी भाषा में भाई इसको बोलते हैं गरीबी। ठीक है, देखो भाई आज हम गरीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते भाई कि निर्धनता है क्या। ठीक है भाई, गरीबी है क्या। निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकता को प्राप्त करने की अयोग्यता है। इसका मतलब भाई न्यूनतम उपभोग क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, देखो भाई जिन लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होता, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं निर्धन। ठीक, अब सुनो, कह रहे कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग, मतलब कि जिंदा रहने के लिए जो खाने पीने की जरूरत होती है वो चीज, न्यूनतम उपभोग आवश्यकता को प्राप्त करने की अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब है कि प्राप्त ना कर पाना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निर्धनता बोलते हैं। जब भी तुमसे पूछा है निर्धनता क्या है, तुम्हें इसकी डेफिनेशन डिट्टो चेप देनी है, कुछ भी सोचना नहीं है, बस तुम लिख देना है इसको। ठीक है, अब सुनो भाई, निर्धन कौन है? नॉर्मली बोला जाए भाई, देखो वो इंसान जिसके पास रोटी कपड़ा मकान वस्त्र ये सब नहीं होते, उसे बोलते हैं निर्धन बोलते हैं। कह रहे कि इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सुविधा शामिल होती है। इन न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं के ना पूरा होने से मनुष्य को दुख झेलना पड़ता है, इन्हीं को निर्धन कहा जाता है। देखो भाई, तो निर्धन व्यक्ति कौन है? जिसके पास ना तो भोजन है, ना तो वस्त्र है, ना मकान है, ना तो कोई शिक्षा है, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो जिसके पास ये सब नहीं होता उसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं निर्धन। अब सुनो भाई, मेरे पास है सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। ठीक है, और इसका दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय, सापेक्ष निर्धनता अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में की जाने वाली निर्धनता से। देखो भाई, सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या है? एक देश की तुलना जब किसी दूसरे देश से या फिर राज्य से की जाती है, ठीक है, और उस कंडीशन में हम अगर गरीब निकलते हैं तो हम उसे बोलते हैं भाई सापेक्ष निर्धनता। जैसे मान लो कि भाई भारत का कोई अमीर इंसान है, अगर उसको किसी अमेरिका के किसी इंसान से उसकी तुलना की जाए तो भाई अगर भारत का वो इंसान उसके सामने कम, बहुत ही नीचे है, तो उससे क्या, उसको गरीब बोला जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर या निर्वाह स्तर नीचे होता है, भाई जिनका लेवल बहुत ही नीचे होता है, उन्हें हाँ भाई कह रहे कि वे उच्च जीवन या स्तर का निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माना जाता है। देखो भाई, एक देश के लोग हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ही नीचा है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। दूसरा देश है जहाँ के लोगों का जीवन काफी उच्च है, ठीक है, और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं। तो जिनका जीवन स्तर बहुत ही नीचे है, ठीक है, उसमें क्या है? गरीब गरीब बोलेंगे, और उसी क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। भाई दूसरी बात करते हैं, हमें पास है निरपेक्ष निर्धनता। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, अब ना हम इसमें किसी से तुलना नहीं कर रहे, यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी है कि भाई जो भी इससे नीचे होगा उसको हम क्या है? गरीब मानेंगे। तो देखो कह रहे कि निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जिसमें प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन या अनिर्धन, मतलब कि एक तरीके से निर्धनता में बढ़ता है। देखो भाई, यहाँ पे बता रखा है कि निर्धनता रेखा है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं। कह रहे कि इससे अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जो प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन या अनिर्धन में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो, तो कह रहे हैं उदाहरण के लिए यदि 1500 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय को, भाई व्यय का मतलब खर्चा यहाँ पर, ठीक है, खर्चा जो भी खर्चा करते हैं वो, ठीक, व्यय को सीमा बिंदु मान लिया जाए। भाई मान लेते हैं कि भाई हर महीने में एक इंसान पे कितना खर्चा होना चाहिए? 1500। फिर तब 1500 से कम खर्चा करने वाले को निर्धन और 1500 से अधिक व्यय करने वाले को अनिर्धन कहा जाता है। ठीक है, और भाई जो उसी के ऊपर है, जो पूरा एग्जैक्ट 1500 खर्च करता है, उसको भी गरीब नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब भाई कुछ चीजें हैं भाई, पहले बोलते हैं चीरकाल निर्धन होता है, वे जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, जो सामान्यतः निर्धन रहते हैं। उदाहरण के लिए भूमि रहित श्रमिक, भाई ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है। ठीक है, बोलते हैं भाई डालो कि हम मतलब कि हम बचपन से गरीब है, ठीक है, हमारे खानदान गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, ठीक, और भाई मतलब बोलते हैं जिनकी सातों पुश्त गरीब होती है, उन्हें क्या बोलते हैं भाई? उन्हें बोलते हैं चीरकालिक निर्धन। ठीक है,
अगला में भाई अल्पकालिक निर्धन, तो वे सभी व्यक्ति जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मौसमी मजदूर, ठीक, ये ऐसे लोग होते हैं भाई जो कि क्या है, कभी कभी तो अमीर होते हैं और कभी कभी बहुत ही गरीब हो जाते हैं। कह रहे कि कभी निर्धन नहीं, ठीक, वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते इन्हें गैर निर्धन कहा था। भाई ऐसे लोग जिनके पास खजाने का भंडार है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, वो कभी गरीब होते ही नहीं है, ठीक, तो उस टाइम क्या बोल देंगे भाई इसको, वैसे गैर निर्धन या फिर कभी निर्धन नहीं बोलते हैं, ठीक है। भाई कुछ चीजें और हमारे पास है जो सीखना है। भाई अंतरराज्यीय तुलना किससे बोलते हैं, ठीक है। भारत में अलग अलग राज्यों में निर्धन रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अलग अलग है। देखो भाई हर एक राज्य में जो गरीब लोगों की संख्या वो क्या अलग अलग है, ठीक है। हमारा अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश में निर्धनों की संख्या सबसे अधिक है। भाई ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पे गरीब लोग काफी ज्यादा रहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की लगभग 29.4%, बिहार की 33.7% लोग क्या गरीब हैं। फिर उड़ीसा की 32.6%, मध्य प्रदेश की 31.7% और अनुमानित जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रही, ठीक है भाई। फिर कह रहे कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये जितने लोग हैं ये सारे क्या है जो निर्धन रेखा है उससे नीचे है, वो निर्धनता रेखा से नीचे केवल 8.3% जनसंख्या रही है जो भाई पंजाब में। फिर हरियाणा में 11.2% तथा राजस्थान में 14.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है, मतलब गरीबी रेखा के वो नीचे है। भाई अगली बात करते हैं कि ग्रामीण शहरी निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धनता शहरी निर्धनता की तुलना में अभी भी अधिक है। देखो भाई गांव में ज्यादा गरीब लोग हैं, ठीक है, शहर में फिर भी कम गरीब लोग हैं। शहर में क्या होता है भाई कि ज्यादातर लोग ना थोड़े मिडिल क्लास से होते हैं, मतलब कि ना तो बहुत अमीर होते हैं ना तो बहुत ही गरीब होते हैं, बीच के होते हैं, ठीक। फिर लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कि समय के साथ साथ दोनों में काफी गिरावट आई भाई। और भाई बहुत बार ऐसा हुआ है कि गांव में भी गरीब लोगों की संख्या कम हो गई है, शहर में भी गरीब लोगों की संख्या एक तरीके से मान लो कम हो गई है। फिर मान लो कि जो अमीर लोगों की संख्या है वो कम हो गई है। फिर ग्रामीण निर्धनता 1972 से 73 में 54% से घटकर 2011 से 2012 में 25.7% लगभग हो गई है। शहरी निर्धनता में गिरावट आई है और शहरी निर्धनता 42 से घटकर 13% हो गई। मतलब कि शहर में भाई गरीबी बहुत ही जल्दी से कम हो रही है, ठीक है। फिर भाई अगली बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से एक देश क्या गरीब होता है। निर्धनता के कारण क्या है भाई, ये अगर चैप्टर आता ना तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा यही बनता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन जल्दी बनता ही नहीं है। तो पहला भाई विकास की कम दर है। भाई देखो गरीबी क्यों आ रही है, गरीबी की भाई हमारे देश में विकास काफी धीरे होता है इसलिए गरीबी आती है। कह रहे कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास की दर बहुत ही कम रही है, ठीक है। योजनाओं की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 5% रही है। इसका मतलब भाई देखो हमारे देश में विकास इतना कम है, मान लो कि पूरा देश है, ठीक है, उसमें सिर्फ 5% जगह ही विकास हो रहा है और कहीं विकास ही नहीं हो रहा, ठीक, और सब जगह ऐसा ऐसे बंजर पड़ा हुआ है। उसके बाद यार परंतु जनसंख्या की वृद्धि 2% हुई है लगभग, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 3% हुई है। देखो भाई अब इससे क्या हुआ, जो जनसंख्या में वृद्धि 2% हो गई, मतलब कि पहले मान लो 100 करोड़ थे अब 102 करोड़ हो गए। सोचो एक साल के अंदर भाई, ये फिर मान लो कि जब भी हम इसको नाप रहे हैं, मान लो एक साल के अंदर, फिर मान लो कि 5 साल के अंदर जब भी नापते हैं तो 2% जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर हर साल 2 करोड़ लोग बढ़ते हैं तो भाई काफी ज्यादा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, भाई पहले समझो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जैसे मान लो कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली में 40,000 रुपए आते हैं, ठीक है, और तुम्हारी फैमिली में मान लो कि माता पिता और 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो 8 जने हो गए, तो 8 पंजे 40, एक जने पे कितना पड़ रहा है 5,000 रुपए, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी भाई 5,000 रुपए। ऐसे मान लो पूरा देश है, पूरे देश में मान लो सिर्फ 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए मान लो सिर्फ, ठीक है, और जो टोटल जो लोग हैं वो 1,000 है, 10,000 है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, प्रति व्यक्ति आय कितनी भाई 100 रुपए, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो कह रहे प्रति व्यक्ति आय में कमी मतलब कि कम वृद्धि जो कि निर्धनता का एक मुख्य कारण। भाई देखो प्रति व्यक्ति आय में काफी कम वृद्धि हो रही है, मतलब कि जो प्रति व्यक्ति आय वो काफी ज्यादा गिरती जा रही है दिन पे दिन, ठीक, मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जो आय है वो बढ़ी नहीं रही है। इस कारण से अभी जो देश है वो काफी पीछे जाता जा रहा है। भाई अगला
कह रहे कि चिरकालिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार, भाई बहुत ही लंबे से बेरोजगारी, ठीक है, या फिर जो अल्प बेरोजगार, तो जो मतलब कि कुछ समय के लिए जो बेरोजगार है। तो कह रहे कि भारत में चिरकालिक बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार, अच्छा भाई अल्प रोजगार है, अल्प रोजगार मतलब कुछ समय के जो नौकरी मिलती है और पूरे साल फिर खाली बैठे रहते हैं। तो चिरकालिक बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार पाया जाता है। निर्धनता केवल बेरोजगारी का प्रतिबिंब है, भाई जो निर्धनता है वो सिर्फ बेरोजगारी का एक शीशा, एक रूप है। सन 2011 से 12 में लगभग 2.45 करोड़ लोग व्यक्ति बेरोजगार। सोचो भाई इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, इनको खाना कहाँ से मिलता होगा, ठीक है भाई, ये तो भूखे मरेंगे फिर, ठीक। जब फिर इनकी फैमिली में एक जना कोई कमा रहा है। कह रहे कि यह संख्या दिसंबर 2014 तक 4.83 करोड़ की। सोचो 2012 में इतनी, 2014 में इतनी, तो हर साल क्या भाई मतलब कि ये मान लो कि देखो कम से कम 2 करोड़ लोग तो भाई बेरोजगार बैठे हुए हैं। फिर अगला, जनसंख्या का अधिक दबाव, भाई हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भाई नौकरी उतनी मिल नहीं पा रही, हर साल 5 करोड़ लोग बढ़ जा रहे हैं। अगर एक साल में 5 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, भाई इतनी नौकरी कहां से आएगी। इसीलिए भाई सरकार बोलती है कि मतलब कि ना 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ, 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ। इससे क्या होगा कि भाई बच्चे कम होंगे, ठीक, और क्या इससे क्या आबादी कम होगी। अगर आबादी कम होगी तो जो लोग हैं वो खुशी से रहेंगे। वो थैनोस का डायलॉग सुना भाई, जिसने तो वो मूवी देखी होगी एंड गेम, उसने बोलता ना भाई कि अगर आधी आबादी खत्म कर देंगे तो बाकी जो है वो कहेगी चैन से जाएगी। भाई ये सबसे अच्छी कहावत बोली उसने, ठीक है, 100% सच है वाली कहावत। अब सुनो, कह रहे कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की दर 1941 से 51 में 1% थी, बढ़कर के भाई 2.1% हो गई है। देखो यहाँ पे क्या है कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है, मतलब कि लोग कम मर रहे हैं लेकिन पैदा ज्यादा हो रहे हैं। लोग बहुत ही कम मर रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, ठीक, ये कारण है। फिर 2011 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ से अधिक हो गई है। सोचो भाई उस टाइम में 121 करोड़ हो गई है, और इस बार जो जनगणना जो 2018 में या फिर जो 20 में या 22 के आसपास तक जो भी जनगणना हुई उसमें पता लगा कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ पार हो गई है। सोचो इतनी सारी जनसंख्या, तो भाई लोगों को नौकरी कहाँ मिलने वाली है। फिर की बात करें 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 84.63 करोड़ ही थी, ठीक है। लेकिन जनसंख्या का अधिक दबाव निर्भरता भार को बढ़ा देता है, जिससे निर्धनता देखी जाती है। देखो भाई जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि रोजगार उतना बढ़ ही नहीं पाता। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा, इस कारण से क्या भाई जनसंख्या का दबाव काफी ज्यादा है। फिर राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, भाई जो देश में जो भी उत्पादकता हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है वो काफी कम है, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई, कह रहे कि भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या के आकार की तुलना में काफी कम है। भाई जितना उत्पादन हो रहा है ना वो जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। मान लो कि एक जना मान लो कि 1 केजी मान लो अनाज खा रहा है, ठीक है, और जनसंख्या हमारे पास क्या भाई जो टोटल अनाज है वो 100 केजी है, लेकिन जो भाई जनसंख्या है ना, जनसंख्या मान लो 400 है, ठीक है। तो भाई कहां से पूरा होगा, 300 लोग कहाँ गए, 300 लोग तो भाड़ में गए ना, फिर 300 लोग तो बेकार बैठे हुए। फिर तो ये तुलना में, हाँ भाई तुलना में काफी कम है। इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम रही है। देश की प्रति व्यक्ति आय UNO, ठीक है, दोबारा भाई इसके फुल फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इस तरीके से निर्धारित मानदंड के अनुसार निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। भाई भारत जो है ना भाई वो गरीब देशों की श्रेणी में आ जाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वो क्या है भाई काफी पिछड़ा देश हो जाता है। मान लो कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ही है। मान लो तुम्हारे घर में सैलरी 20,000 है, ठीक है। पहले तुम्हारे घर में थे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे घर में सिर्फ 3 लोग थे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा 6 मतलब कि 6,333 ऐसे 33.33 एक जने पे इतना पड़ रहा है। अब क्या भाई ये जो 3 जने से बढ़कर, ठीक, तुम्हारे घर में मान के चलो भाई एक तरीके से मैं बोल दूं 5 जने हो गए, तो पहले 6,000 पड़ता, अब कितना 4,000 एक जने पे पड़ रहा है। तो भाई प्रति व्यक्ति आय तो कम हो रही है ना, सैलरी तो नहीं क्यों तो नहीं है भाई। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले 3 थी तो 6,000 कुछ मिले थे, अब 5 जने हो गए भाई, तो फिर सुविधा तो कम हो जाएगी ना। पहले 6,000 में जितनी सुविधा मिलती थी अब क्या 4,000 में सुविधा तो कम मिलेगी।
भाई अगली बात करते हैं आय के असमान वितरण की वजह से निर्धनता। देखो भाई पहले समझो आय का असमान वितरण क्या होता है। आय का असमान वितरण का एक ही मतलब निकल के आता है कि देश के 1% लोग जितने पैसा कमा रहे ना 99% कमा नहीं पा रहे। तुम भाई देखो मोदी, मतलब मोदी कह रहा हूं मैं भाई, जैसे मान लो कि अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, टाटा बिरला वगैरह हो गए, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये सारे सारे 1% से कम में आते हैं। ये पूरी जनसंख्या का 0.5% से भी कम है, ठीक। लेकिन भाई ये 99.99% लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं भाई, ये ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, पहला पॉइंट है कह रही कि देखो कह रही कि आय के असमान वितरण के कारण वजह से निर्धनता। तो सरकार द्वारा प्रगतिशील कार्य प्रणाली तथा दूसरे उपाय द्वारा आय के असमान वितरण को दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन इस उपाय के बावजूद भारत में निर्धनता बढ़ती जाए। देखो भाई सरकार ने क्या किया, जो अमीर लोग हैं अमीर लोगों से टैक्स लिया, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन, फ्री सुविधा ये सब दी गई, जिससे क्या भाई जो आय की असमानता बढ़ जाए। आय की असमानता ऐसे नहीं हटती, ठीक है, जो सरकार ऐसा नियम लगा रही है। आय की असमानता को हटाने के लिए लोगों को थोड़ा एजुकेट करो, लोगों को ऐसी चीज सिखाओ जिससे भाई ज्यादा पैसा कमाना सीखे, अदर कंट्री में जाकर पैसा कमाए, वहां से पैसा कमा के अपने देश में लेके आए, तो भाई काफी फायदा होगा इससे। दूसरा भाई एकाधिकार जांच आयोग के अनुसार देश की 1536 कंपनियां मात्र 75% परिवार के नियंत्रण में। देखो भाई पूरा का पूरा ऐसा है ना, देखो जो हमारे पास ये कह रहा है कि 1536 कंपनी सिर्फ 75 परिवार के कंट्रोल में। भाई मोदी कह रहा हूँ, बार बार मोदी कह रहा हूँ यार मैं, जो ये नाम है क्या, जो अनिल अंबानी मान लो, या फिर जो अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी जो है, ठीक है, इसके हाथ में इतनी सारी कंपनियां हैं, इसके हाथ में, इसके बेटे के हाथ में, तो परिवार तो एक ही है, इसके हाथ में इतनी सारी कंपनियां। भाई तो वही तो कह रहा हूँ कि 1536 कंपनी सिर्फ 75 लोगों के हाथ में, और बाकी सारे ऐसे ही जो उसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला, आय का असमान वितरण न केवल वर्तमान निर्धनता को प्रकट करता है, यह सिर्फ अभी की गरीबी नहीं दिखा रहा, बल्कि निकट भविष्य में धनी और निर्धन के बीच चौड़े अंतर को प्रकट करती है। भाई ये चीज हमें ये चीज भी बता रहा है कि भविष्य में आने में अमीर और गरीब लोगों के बीच में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाई इसीलिए बोलते हैं इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हें पैसे की कमी ना पड़े, ठीक है। अगला, क्योंकि ज्यादा आय वाले व्यक्ति के पास कम आय वाले व्यक्ति की तुलना में निश्चित ही भविष्य में और ज्यादा आय अर्जित करने की क्षमता होगी। देखो भाई वो इंसान जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो फ्यूचर में और ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन वो इंसान जो अभी कम पैसे कमा रहा है फ्यूचर में और कम पैसे कमाएगा। इससे क्या होता है भाई, अमीर के बीच में और गरीब के बीच में जैसे मान लो काफी अंतर आ जाता है। अगला, संपत्ति व धन दौलत के भारी भंडार के साथ धनी वर्ग अपना भाग्य उज्जवल बनाने में सक्षम हो। देखो भाई उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो कुछ जो सुविधा चाहते हैं वो सुविधा ले लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। तो गरीब लोगों के पास अगर सुविधा नहीं है भाई, और क्या करते हैं वो और पीछे होते रहते हैं। अमीर इसीलिए और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। फिर अगला, लेकिन निर्धन वर्ग को अपने जीवन निर्वाह के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई जो गरीब लोग हैं ना वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी उन्हें बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ती है। भाई कभी एक रोड पर निकलना, जो झुग्गी झोपड़े के साइड में जाना, तुम्हें दिख जाए भाई कि असली गरीबी क्या होती है, ठीक है। इसलिए बोलता है भाई थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और थोड़ा भाई ऐसी पढ़ाई कर लो कि आगे जाके तुम्हें या तो कोई अच्छा सा बिजनेस खोल लो या फिर तुम कोई एक अच्छी पोस्ट पे लग जाओ जिसकी सैलरी अच्छी खासी हो, ठीक है। फिर जाके अपना जो भी बिजनेस चालू करना। भाई देखो ये सारी बात हमारी होती है कि देश में गरीबी के पीछे कारण क्या है, और भाई तुम्हें करना क्या, जितनी भी वीडियो मैंने बना के तुम्हें दे रखी है ये सारी की सारी वीडियो तुम्हें अच्छे से देखनी है और इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। भाई फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।